सशक्त भारत में दर्शकों आपका अभिनंदन। इस आशा के साथ कि आप मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए शेयर सब्सक्राइब करेंगे और आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं विषय शुरू करता हूं। आज का विषय है कि जो अभी वक्फ बिल पास हुआ, मैं वक्फ बिल के बारे में बात नहीं करूंगा ज्यादा। जो बिल पास हुआ उसके बाद देश में समीकरण बदल गई, और समीकरण तो बदली ही, साथ में बहुत सारी चीजें जो पहले थी और जो आगे होनी है सब सामने आ गई। आप सुनिएगा, बड़ा रोचक मैं बात बता रहा हूं, बड़ी बढ़िया एनालिसिस आपको बता रहा हूं। 4 जून 2024 को जब हमारी सीटें 240 रह गई थी तो साथियों विपक्ष बड़ा खुश हुआ था कि मोदी का डाउनफॉल हो गया, अब मोदी उभर नहीं पाएंगे, बड़ी जल्दी ये बैसाखी पर टिकी सरकार खत्म हो जाएगी, हम जो दो पार्टनर हैं उनको बरगला लेंगे और उसके बाद हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। और जो डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी अमेरिका से चली थी उसमें हम सफल हो गए और मोदी को हमने शिकस्त दे दी और तमामों चीजें विपक्ष। और उसका परिणाम साथियों क्या हुआ था कि कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया, उनके हौसले बुलंद हो गए। और उन्हीं के नहीं हुए, आतंकियों के, अपराधियों के ही हौसले बुलंद नहीं हुए, बल्कि संसद में सांसद ऐसे ऐसे बाहें ऊपर करके चिल्ला चिल्ला के चीजों को फाड़ते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, बाहर जाते थे, ऐसे करते थे जैसे संसद ना हो गई, संसद एक सड़क छाप अड्डा हो गई, ऐसा सीन हो गया था। हमने देखा 3-4 महीने, हमने सब्र रखा, पेशेंस रखा, लेकिन साथियों क्या विपक्ष को यह बात मालूम थी या हमको आपको मालूम थी ये बात कि 2014 और 2019 में जो 282 सीट और 303 सीट इंडिविजुअल बीजेपी की थी, उससे बेहतर काम हम 2024 के बाद कर लेंगे। और साथियों शुरू हो गया वो खेल, और वो खेल बहुत सारे तो काम किए ही किए, लेकिन ये जो वक्फ का जो अमेंडमेंट एक्ट था, ये साथियों आसान नहीं था। इसको पास करवाना इतनी टेढ़ी खीर थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब इस देश में मोहम्मद गोरी आया था तो एक जयचंद थे, इस बार आपने देखा 232 थे और हम केवल 288। बहुत फर्क नहीं था। आप जरा सोचिए कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जो भाषण दिया वो लीजेंडरी था। ऐसा भाषण आपने शायद ही संसद में सुना हो। फैक्ट बेस्ड, सारे तथ्य। हम लोग कहते थे कि 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, पता लगा 10 लाख नहीं साथियों, 40 लाख एकड़ उनके पास है। और इसमें से 20 लाख एकड़ 2013 से 24 के बीच में, यानी कि 2013 का जो अमेंडमेंट कांग्रेस गिरने के पहले कर गई थी, 20 लाख एकड़ जमीन वो थी। आप सोच सकते हैं कि देश को ऑलमोस्ट इस्लामिक स्टेट बना दिया गया था। हम कहते थे कि डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ के पास जमीन है, ना साथियों, नंबर 1 पे वक्फ के पास थी। अभी केवल अमेंडमेंट बना और साथियों अमित शाह जी का जो भाषण था उसमें जो तथ्य बताए गए वो तथ्य हमको आपको नहीं मालूम थे। मेरे 3 वीडियो हैं, मुझे नहीं मालूम थे, उतने इन डेप्थ एनालिसिस नहीं मालूम थी। एक भी अपोजिशन के सदस्य ने एक लाइन या एक शब्द को कंट्राडिक्ट नहीं कर पाए, ना कोई बोल पाया। किसी ने फाड़ा तो किसी ने वोट किया, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। उसको हिंदू मुसलमान मुद्दा बनाया, जबकि साथियों 10,000 मुकदमे वक्फ में जो पेंडिंग है, लगभग 10,000, 9,000 समथिंग, वो मुसलमानों ने किए हुए हैं वक्फ के अगेंस्ट। और केरला में जितने मुकदमे वक्फ पर हैं उसमें 50% मुकदमे क्रिश्चियंस ने वक्फ पे किए हुए, क्रिश्चियंस ने। साथियों क्रिश्चियंस इतने दुखी थे कि केरला में क्रिश्चियंस ने बीजेपी पार्टी बहुत सारे बल्क में उन्होंने ज्वाइन कर ली। इसके पहले भी क्रिश्चियंस बीजेपी से बहुत खुश थे जब केरला 30 एक मूवी आई थी
जिसमें लव जिहाद के बारे में बताया गया था, किस तरह वहां पे हिंदू और क्रिश्चियंस लड़कियों को आतंकी बनाया जा रहा है। तब भी उनका रुझान आया था, इसके बाद भी रुझान आया। और मैं आज आपको भविष्यवाणी दे रहा हूं कि इस बार नहीं तो इसके अगली बार कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पार्टी केरल में कहीं मेजॉरिटी में ना आ जाए, कहीं गवर्नमेंट ना बना ले। ये आप समझिए। तो यानी आपने देख लिया कि क्रिश्चियंस इसके अगेंस्ट थे, मुसलमान इसके अगेंस्ट थे। 20% मुस्लिम्स का शोषण हो रहा था वक्फ के जरिए, केवल अमीर मुसलमान इसका फायदा उठा रहे थे। कहां से कह दिया हिंदू मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम तो बाद में करोगे, पहले मुस्लिम 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 क्रिश्चियन, और सबसे बड़ी चीज इस देश को ही बेच डाला। साथियों, इससे क्या चीज निकल के आई, अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। वक्त पे बहुत ज्यादा चर्चा करने से फायदा नहीं, सब हो चुकी है। इससे निकल के आया साथियों, अमित शाह जी की मेहनत और बुद्धिमानी और ओरेटरी स्किल कभी सुना नहीं होगा। ऐसा ही हमने देखा था धारा 370 जब हटाई गई थी, ऐसे ही हमने अभी देखा लोकसभा में कि 1 घंटे जो उन्होंने बोला है, तबीयत खुश हो गई। और उनका कद वैसे ही बहुत बड़ा था, और अब उनका कद उससे भी और ऊंचा यहां तक पहुंच गया साथी। और राज्यसभा में जो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला, बहुत अच्छा बोलते हैं, कद है, बहुत अच्छी तरह जाने जाते हैं, लेकिन उनका कद भी बहुत ऊपर हो गया। उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला, उनकी स्पीच थोड़ी डिफरेंट थी लेकिन बहुत अच्छी थी, हिस्टोरिकल थी, अमित शाह जी की फैक्ट बेस्ड थी। तो ये दो लीडर ऐसे और उभर के आए जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, अमित शाह जी की मेहनत और रणनीति से, जो चाणक्य हैं आधुनिक, उससे ये देश कहां से कहां जा रहा है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और अमित शाह जी जिस उसके व्यक्ति हैं, जिस कैलिबर के व्यक्ति हैं, आप समझ लीजिए कि उस कैलिबर का जितना उपयोग हम कर सकें अभी और अभी के बाद, उतना हमें करना चाहिए साथियों। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके बाद होना क्या है। मैंने आपको बताया कि पिछले 10 साल में सरकार इतनी मजबूत नहीं दिखी जितनी संख्या कम होने के बाद मजबूत दिख रही है। ये जो 2 बैसाखी आप बता रहे थे, वो बैसाखी नहीं, चट्टाने थी जिसपे सरकार है। और अभी आप देखिएगा बिहार का इलेक्शन, बिहार में ऑलरेडी पोलराइजेशन हो रहा है। अमित शाह जी की स्पीच थी कि बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल, केरल, लखनऊ और पूरे हिंदुस्तान में, कर्नाटक, हर जगह किस तरह से संपत्तियां, मंदिर, चर्चेज हड़पे गए वक्फ के द्वारा। और बिहार में ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि सोसाइटी, ये जितने लोग हैं पहले पोलराइज्ड नहीं रहते थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमको आगे बढ़ा सकता है। बिहार का चुनाव हम जीत रहे हैं, वेस्ट बंगाल का भी जीतने की पूरी उम्मीद है, तमिलनाडु के भी जीतने की पूरी उम्मीद है। ये परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और संसद के अगले सत्र में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर और भी जो अच्छे एक्ट हैं देश हित में साथियों, देश हित में आपका डिलिमिटेशन भी होने जा रहा है, सीटें भी बढ़ने जा रही हैं, जनगणना भी होने जा रही है। वो लोग लगे हुए हैं दिन रात साथियों, और उनकी मेहनत रंग ला रही है। अब आप देखेंगे बहुत जल्दी कैबिनेट में चेंज। कैबिनेट में चेंज के पहले भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा बहुत दिनों से फंसा हुआ है, फंसा तो नहीं कहेंगे, 1 साल से हम बीजेपी का अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं। नड्डा जी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ में बीच में हल्का सा टकराव है कि संघ चाहता है कि जो भी चुना जाए उसमें हमारी पूरी सहमति हो, थोड़ा सा वो डिफरेंट हो, जो हमसे भी सलाह मशवरा करे। कुछ गलत नहीं है, बीजेपी भी तैयार है उसके लिए। तो इसके पहले बहुत सारी चर्चाएं होती थी, कभी खट्टर जी का नाम आता था, कभी वो उनका प्रधान जी का नाम, बहुत सारे नाम की चर्चा आती थी, लेकिन कुछ नामों पे संघ को एतराज, कुछ नामों पे बीजेपी को एतराज। तो अब
प्रश्न उठता है कि कौन बनेगा। तो साथियों, जो जो नाम आ रहे हैं उनमें से तो कोई नहीं बनेगा, ये बात तो तय है, उनमें से नहीं बनेगा। अब कंसेंसस कैंडिडेट कौन हो सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो बीजेपी और संघ दोनों को एक्सेप्टेबल हो? तो मेरा अनुमान है, मैं गलत हो सकता हूं, मेरा अनुमान है कि उसमें केवल एक ही व्यक्ति है जो वरिष्ठ है, वो है राजनाथ सिंह, जो पहले भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। हो सकता है कि उनको यह कमान सौंपी जाए, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल होंगे बीजेपी को भी और संघ को भी। तो हो सकता है कि उनकी अगुवाई में अगला चुनाव भी लड़ा जाए, और उसके बाद जो कैबिनेट रिशफल होगा साथियों, तो बहुत सारे मंत्रालय बदले जा सकते हैं। क्योंकि 9 जून 2024 में जब मोदी जी ने शपथ ली थी, तो ज्यादातर लोगों को वही मिनिस्ट्री कंटिन्यू करा दी गई थी। लेकिन अब समय आ गया है कि हर दिशा में आगे परिवर्तन करना, और तेजी से करना। उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप तो इतने तेज चल रहे हैं कि देखिए शेयर मार्केट घुस गई। इतनी तेज भी नहीं चलना चाहिए, उतनी तेजी के हम खिलाफ हैं, लेकिन हम धीमे के भी खिलाफ हैं। तो अब जो आएगी, आप देखेंगे कि जो ये सुप्तावस्था आई 6-7 महीने की, अब वो खत्म। अब आप शासन प्रशासन की भी तेजी देखेंगे, संसद की भी तेजी देखेंगे, पूरे भारत में आप एक सरगर्मी देखेंगे। आप भारत की आर्थिक तरक्की देखेंगे, और देखेंगे कि भारत आर्थिक जो स्थिति है उसमें नंबर 3 पर पहुंचेगा, और पूरे विश्व में अग्रणी होगा। और बहुत सारी नई नई चीजें भारत के बॉर्डर पर होने जा रही हैं, ये मैं आपको बता दूं। आपके बाईं तरफ बांग्लादेश में भी, और दाहिनी तरफ पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, बलूचिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने हैं साथियों। और ऐसे परिवर्तन होने हैं जिससे देश की समीकरण बदलेगी। भारत समृद्ध ही नहीं होगा, बल्कि शक्तिशाली होगा, सशक्त होगा। इसका आप अंदाजा अभी से लगा लीजिए। आप इंतजार करिए, देखिए भारत कहां से कहां जाता है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।